10 फिल्म की शुरुआत में हमें मार्को नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक रशियन गैंगस्टर से मिलने के लिए आया है। आते ही वो एक पैसों से भरा बैग इस आदमी को देता है और उससे पूछता है कि मेरा सामान कहाँ है। ये गैंगस्टर उसे गाड़ी की चाबी देकर बताता है कि तुम्हारा सामान गाड़ी की डिक्की में है। मार्को ने चाबी उठाई और वहां से चला गया। जाने से पहले उसने वो पूरा गोदाम भी चला दिया जहाँ पर वो गैंगस्टर से मिलने के लिए आया था। इस गाड़ी की डिक्की में मिला था उसे एक सूटकेस, जिसे उठाने के बाद सीन में हिस्सा कट हो जाता है और हम अब मूवी के मेन कैरेक्टर ईथन को देखते हैं अपनी वाइफ के साथ होने। आज ही पता चला है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। आज क्रिसमस पे था, भी दोनों ही एयरपोर्ट पे जॉब करते थे, इसलिए दोनों एक साथ काम के लिए निकलते हैं। क्रिसमस की वजह से आज एयरपोर्ट पे काफी रश होने वाला था। ईथन क्योंकि सिक्योरिटी सेक्टर में था तो इसलिए पहले उन्हें ब्रीफ किया जाता है कि आज के दिन उन्हें कैसे ये सब हैंडल करना है। उसके बाद ईथन जाकर अपने बॉस से बात करता है कि मुझे अब प्रमोशन चाहिए। मैं बोर्डिंग पे लोगों को चेक नहीं करना चाहता, मुझे लगेज स्कैम देने का काम चाहिए। बॉस उसे मना कर रही थी क्योंकि आज के दिन कोई भी चेंज करना ठीक नहीं था। मैं उसके दोस्त जेसन यहाँ पर उसकी हेल्प करता है और बॉस से पूछ कर उसकी और अपनी ड्यूटी चेंज कर लेता है, जिससे ईथन को फाइनली बैग स्टैंड करने का काम मिल चुका था। अब सीन कट हो गया, हमें एयरपोर्ट के बाहर एक आरवी दिखाई जाती है जिसमें वायलेंट नामी एक बंदे ने एक आदमी को किडनैप भी किया हुआ था और वह यहाँ सिर्फ 20 मिनट में एयरपोर्ट के सारे कैमरास को भी हैक कर लेता है। देखने को ये भी मिला इसी आदमी ने ईथन के दोस्त जेसन के घर पे उसकी फैमिली को किडनैप करने के लिए किसी आदमी को भेजा है। वो अब अपने मोबाइल में जब ओरिजिनल एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि अब जेसन की जगह ईथन बैठा हुआ था। उसके बारे में से नहीं पता था। नजर तो साफ आ रहा था ये लोग कोई क्रिमिनल थे और क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले थे और अपने मकसद का अंजाम देने के लिए पहले जहाँ इन्होंने जेसन को ब्लैकमेल करने के लिए उसकी फैमिली को किडनैप कर पाया था, अब उसकी जगह इन्हें ईथन की फैमिली का पता चलाना था। ये हैकर कुछ ही मिनट में ईथन का सारा बायो डेटा निकाल लेता है। पता चलता है कि ईथन की फैमिली में उसकी वाइफ के अलावा कोई भी नहीं, इसलिए वो अपने आदमियों को ईथन की घर तलाशी लेने के लिए भेजता है और वहाँ मौजूद एक रिपोर्ट से इन्हें ये बात पता चलती है कि ईथन की वाइफ प्रेग्नेंट है और वो अब इसी बात को ईथन की कमजोरी की तरह इस्तेमाल करके यहाँ एयरपोर्ट पे देखने को मिला कि किसी ने ईथन का सामान ईथन को ला के दिया था। इस सामान को देखकर ईथन बोला ये सामान तो मेरा नहीं, लेकिन तभी इसके मोबाइल पे एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि अपने कान में ही एयरफोन लगाओ। वो हैरान हुआ और उसने एयरफोन उठाकर अपने कान में लगा लिया। एयरबड को कान में लगाते ही एक बंदा ईथन से बात करने लगता है और उससे कहता है अगर तुम्हें अपनी और अपनी वाइफ की जान प्यारी है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। ईथन को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। तब वाद ने बोला तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ी देर में लाल टोपी पहने मिला एक बंदा तुम्हारे पास एक सूटकेस लेकर आएगा, तुम्हें बस उसे स्कैन करने के बाद चुपचाप आगे पास कर देना है बिना कुछ बोले। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो समझो तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ की जान बच गई। ईथन को चालाकी न करे, इसीलिए वो आदमी ईथन को यकीन दिलाता है कि वो ईथन के ऊपर पूरी तरह नजर रखे हुए है। वो ये भी चाहता है कि इस टाइम ईथन की वाइफ कहाँ पर है क्योंकि ये सारी रिसर्च उसे एम्प्लॉय ने करके दी थी। यह सब सुनने के बाद ईथन थोड़ा डर जाता है और फोन को डेस्क के नीचे करके पुलिस को कॉल मिलाने लगता है, लेकिन इन लोगों की पूरी तरह नजर थी ईथन के ऊपर। वो लोग देख लेते हैं और ईथन से कहते हैं फोन काट दो, पुलिस को कुछ मत बताना वरना समझो बुरा हो जाएगा। तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस टाइम मेरे हाथ में नहीं। तुम्हारी वाइफ के साइड पे एक राइफल दानी हुई है, तुम्हारी एक भी गलती उसकी जान नहीं लेगी। जब तक वो आदमी ईथन से बात कर रहा था पुलिस भी कॉल रिसीव कर चुकी थी, लेकिन ईथन ने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया और कॉल कट कर दी। ये रहने के बाद वो आदमी समझ गया था कि ईथन उसके इशारों पर चलने वाला है। वो ईथन से उसका मोबाइल लॉकर में लॉक करवा देता है। ईथन मुसाद में संभल देता है या तुम एक टेररिस्ट हो और साथ में जवाब दिया नहीं मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, मुझे किसी ने काम करने को बोला है। ईथन ने बहुत सोच समझ कर उससे सवाल किया आखिर उस सूटकेस में क्या है। जवाब में वो आदमी बोला तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है और अगर तुम्हें पता भी चल जाए तो तुम अपना मुंह बंद ही रखना। अगर सूटकेस प्लेन बेड में ही पहुंचा गया उसे किसी ने खोल लिया तो समझो तुम और तुम्हारी वाइफ मारे गए। ईथन उससे कहता है कि मैं तो अब यहाँ बैठा हूँ, अगर यहाँ पे जेसन होता तुम लोग फिर क्या करते। जेसन भी तुम्हारी तरह ये काम करने को तैयार होता कि जेसन की फैमिली को भी हमने किडनैप करके रखा हुआ है, मतलब ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। ईथन अब एक दूसरे मरतबा होशियारी दिखाने की कोशिश करता है और अपने पास मौजूद स्मार्ट वॉच में मैसेज लिखता है। ये भी लाइव देख चुका था जो एयरपोर्ट से बाहर जैन में बैठा हुआ था जिसने सीसीटीवी कैमरास हैक किए हुए थे। वही बात उस आदमी को बताता है जो आदमी बात कर रहा था ईथन से। ईथन से कहता है
तुम बार बार गलतियां कर रही हो, मैं इतने मौके नहीं दूंगा तुम्हें, जाओ और अब इस स्मार्ट वॉच को भी लॉकर में रख करो। ईथन उनकी बात मानते हुए ये कर चुका था और ये भी बात समझ गया था कि वो यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं कर पाएगा। अब सिम के होकर हम एक पुलिस ऑफिसर एलेना को देखते हैं जो उस जगह पे गई है जहाँ पे कल मार्को रशियन गैंगस्टर से मिला था और उसके बाद उसने वो जगह तबाह कहती थी। इस जगह की इन्वेस्टिगेशन गए थे हुए उन्हें रशियन गैंगस्टर की लाश के पास उसकी घड़ी मिली। लेनेस घड़ी को चेक कहती है जिसके अंदर से उन्हें एक रिकॉर्डिंग चिप मिली। ये चिप जल चुकी थी लेकिन भी वो इसे जाकर अपने फोरेंसिक डिपार्टमेंट में दे दी है और उनसे किसी भी तरह इस चिप का डाटा मांगते हैं। ये लोग डाटा रिट्रीव करने में तो कामयाब हो चुके थे लेकिन अब ऑडियोज को ये लोग सुन नहीं पा रहे थे क्योंकि जली होने की वजह से ऑडियोज की क्वालिटी खराब हो चुकी थी। अब हम दोबारा इथन को देखते हैं जिससे उससे बात कहता हुआ आदमी कहता है कि कुछ ही देर में मेरा बंदा आने वाला है, जब तक उन्हें याद आ तब तक हम दोनों बातें कर लेते हैं। इथन उसकी एड किट की आवाजों का अंदाजा लगाते हुए उसे एड किट एयरपोर्ट में ढूंढी लेता है। उसने अंदाजा लगा लिया कि यह आदमी उसे नहीं देखा। मौके का फायदा उठाते हुए वो उठा जल्दी से और सामने वाले आदमी का बोर्डिंग पास देते हुए उसने इनविजिबल पेन से इसके ऊपर कुछ लिख कर इस बोर्डिंग पास को पुलिस को दे दिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके ऊपर तो नजर सीसीटीवी से रखी जा रही थी। वायली ने ये सब कुछ देख लिया और बता दिया उस आदमी को। अब पुलिस वाले को भी सारे मामले का पता चल चुका था। इससे पहले वो जाकर अपने पूरे डिपार्टमेंट को ये सब कुछ बता था। वो आदमी उठ गए उस पुलिस वाले से टकरा आए। वो किसी प्लान के नए दिखाते हुए उसने उस पुलिस वाले को कुछ ऐसा इंजेक्ट कर दिया जिससे फौरन उसकी मौत हो गई। ईथन जब अपनी चेयर पे वापस आया तो उसने सामने देखा आदमी वहाँ उसकी जगह पे नहीं था। उसने इधर उधर फौरन नजर दौड़ाई और आखिर उसे वो आदमी भीड़ में दिख भी गया। इससे पहले की भीड़ यहाँ पे पुलिस वाले के ज्यादा जमा हो जाती, वो आदमी पुलिस वाले के हाथ से बोर्डिंग पास लेकर वहां से दूर हो जाता है। चेहरा देखने पर हमें मालूम होता है ये आदमी को और नहीं बल्कि मार्को ही है जिसने मूवी के स्टार्ट में रशियन गैंगस्टर को भी मारा है। ईथन भी आ गए। अब मार्को के पास बैठ गया। मार्को ने बोर्डिंग पास से वो सब पढ़ लिया जो ईथन ने लिखा था। ये पढ़ने के बाद वो ईथन से कहता है मैं देख रहा हूँ तुम बार बार गलतियां कर रहे हो लेकिन ये आखिरी मौका दिया मैंने तुम्हें, आखिरी गलती समझ के इसे माफ कर दिया लेकिन अगली को गलती हुई तो मैं तुम्हारी बीवी को मरवा दूंगा और इसे मेरी धमकी मत समझना, मैं सचमुच ही कर दूंगा। अब चुपचाप जा अपने स्कैनर पे बैठो और मेरा आप काम करो। ईथन जैसा ही वापस स्कैनर की तरफ जाता है तो देखता है कि ईथन की जगह वापस जेसन बैठ गया था क्योंकि एक पुलिस वाले की यहाँ अचानक मौत हुई थी जिसकी वजह से यहाँ अफरा तफरी मच गई थी, सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई थी। इसीलिए बॉस ने जेसन को वापस उसकी जगह पे बिठा दिया। ये बात जैसे ही मार्को को पता चली तो उसने ईथन से कहा कुछ भी करो लेकिन जेसन को वहाँ उठाओ और खुद बैठो। ईथन में बॉस से हुई बात कहता है लेकिन अब बॉस से समझाते हैं कि सिक्योरिटी की सूरत हाल पहले से बहुत डिफरेंट है, मैं जेसन को स्कैनर से नहीं हटा सकता। मामले की नाजुकी को समझते हुए उसने कॉफी ली और कॉफी के अंदर अल्कोहल मिला दी जिसके बाद उसने कॉफी ला की जेसन की टेबल पर रख दी और इस चीज की शिकायत कर दी बॉस को। बॉस ने जैसे ही जेसन की टेबल पर अल्कोहल वाली कॉफी देखी उसे फौरन ही जॉब से निकाल दिया। हालांकि जेसन गिड़गिड़ा कर ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये कॉफी मेरी नहीं है। अब सीन तक होकर हमें पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनकर एक पॉइजन के बारे में पता चलाती है। ये पॉइजन इतना खतरनाक था कि जहाँ पे गिर जाता वहाँ के आसपास के माहौल की हर चीज तबाह हो जाती है। यहाँ एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ईथन जेसन को फंसाने के बाद दोबारा अपनी सीट ले चुका था और अब वो वक्त पे आ गया था जब मार्को का आदमी रैक लेकर स्कैनिंग के लिए पहुंचा। मार्को कहने पर ईथन ने उसे स्कैन किया और ईथन को पता चल गया कि इसके अंदर बहुत ही खतरनाक वेपन है। ये वेपन क्या कर सकता है इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था लेकिन ईथन ये समझ गया कि ये वेपन पूरे प्लेन को जरूर तबाह कर सकता है। मालूम हुआ कि इस प्लेन के अंदर वही पॉइजन था जिसके बारे में भी थोड़ी देर पहले अलाना रिसर्च कर रही थी। टेंशन से क्या आप ईथन का इतना बुरा हाल हो गया था कि उसे वॉमिटिंग होने लगी। वो शुमी उसे मार को देखने आया पर यहाँ पर भी उसे धमकी दे गया कि कोई भी ये शेयर करने की जरूरत नहीं वरना तुम मारे जाओगे। ईथन पीछे से रोकता है और कहता है जिस प्लेन में तुम उस वेपन को लेकर जा रहे हो वो इसमें पूरे 2000 लोग हैं। साथ में जवाब दिया अगर वो प्लेन में ना किया वो यही पे चला दिया जाएगा और यहाँ पे 60,000 लोग हैं। फैसला तुम्हें करना है, तुम्हें 2000 लोगों को बचाना है या फिर 60,000 को। ईथन परेशान हुआ और उसने पूछा तुम क्यों मारना चाह रहे हैं वो लोगों को। जवाब में मार्को बोला मैं किसी को मारना नहीं चाह रहा, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और मुझे वो करने दो। सीन दोबारा लाने की तरफ शिफ्ट होते हैं जिससे उसका एक साथी आकर बताता है अभी एयरपोर्ट से किसी ईथन नाम के आदमी ने पुलिस को कॉल की थी। पुलिस ने कॉल रिसीव भी कर ली लेकिन फिर ईथन कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर की अचानक मौत हो गई। यानी वहाँ कुछ जरूर गड़बड़ी है। अलाना को एयरपोर्ट तक पहुंचने में कुछ टाइम लग रहा था इसीलिए उसने पहले दूसरी फोर्स को एयरपोर्ट पर भेज दिया और उन्होंने जाकर सारी चेकिंग लाइंस बंद कर दी।
चेकिंग लाइंस बंद होने की वजह से ईथन के बॉस ने भी इस तब को बता कर दिया और यहाँ पर सभी सस्पेक्टेड लोगों की जांच होने लगी। ईथन ने अब अपना दिमाग चलाया और जल्दी से अपने बॉस का स्कैनर लेकर उसमें मार्को के आदमी का भी नाम डाल दिया जिसका बैग उसने सही से स्कैन कर लिया था। ले करने के बाद वो बाहर निकला है। आयरा रे भाई, जब मार्को ने देखा कि पुलिस ऑफिसर उसके आदमी को एक दूसरे रूम में लेकर जा रही है तो उसने ईथन से पूछा ये सब क्या हो रहा है, लेकिन ईथन ने वही भी जवाब देने के बजाय ये कहा आई एम सॉरी, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। ये कहते ही उसने एयरपोर्ट काउंट से निकाल दिया और फौरन अपनी वाइफ से जाकर मिला। वो अपनी वाइफ को बचाना चाहता था लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी वाइफ के सर भी एक लेजर थी जिसका मतलब था कि कोई उसके ऊपर गन पॉइंट किए खड़ा है। वो जान गया कि अगर उसने कुछ भी गड़बड़ी की तो उसकी वाइफ मारी जाएगी। चुपचाप वो दोबारा बाथरूम में आ गया, वो पैनिक हुआ बताओ और उसके पीछे अब मार्को भी आ गया। मार्को उसे मारने लगा। अपने आप को बचाने के लिए ईथन ने भी अपनी इलेक्ट्रिक गन निकाली। वो मार्को के ऊपर ताने खड़ा था तो मार्को ने कहा तुम सिधर नहीं रहे, तुमने बहुत गलतियां की और इसका अंजाम तुम खुद ही देखोगी। ये कहकर उसने उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया जो उस बैंक में था और बोला पहले सिर्फ 2000 लोगों को मारना था, अब 60,000 लोग बनेंगे। ये कहकर उसने दिखाया वो बॉम्ब 10 मिनट के अंदर इस पूरी जगह को तबाह कर देगा। मार्को ने उसे कहा कि अगर तुम सब लोग को बचाना चाहते हो तो जल्दी से उस सूटकेस के पास जाओ, वहां जाकर मैं तुम्हें बता दूंगा कि इस बॉम्ब को कैसे डीएक्टिवेट किया जाता है। मार्को भागते हुए अब सिक्योरिटी रूम में आया जहाँ पर उस आदमी का बैग चेक हो रहा था। ईथन ने अपने बॉस के ऊपर गन तान दी। वो अपने बॉस को कुछ भी करने से हिचकिचा रहा था लेकिन यहाँ पर वो दूसरा आदमी जल्दी से एक पेन उठाता है, ईथन के बॉस के गले में स्टैब करके उसकी जान ले लेता है। देखकर ईथन को इतना गुस्सा आया उसने उस आदमी को ही पकड़ लिया और पूछा यो माना आखिर तुमने उसे, जिस पर लड़के ने जवाब दिया मेरे भाई को हम लोगों ने किडनैप किया हुआ है और अगर मैंने ये सब ना किया तो उसे मार देंगे। खैर अब ईथन ने मार्को से कांटेक्ट किया और उससे पूछा कि इस बॉम्ब को कैसे डीएक्टिवेट किया जाए। उसके कहने के मुताबिक उसने इस बॉम्ब को इस मशीन को डीएक्टिवेट तो कर दिया लेकिन बहुत ही आखिरी टाइम में। बॉम्ब के ब्लास्ट होने में चंद ही सेकंड बचे थे। दूसरी तरफ हम लेना को देखते हैं जो एक फेडरल एजेंट के साथ जल्दी से एयरपोर्ट की तरफ पड़ी थी। अभी उसे उसके एक एजेंट की कॉल आई और उसने बताया कि तुम्हारे साथ इस टाइम जो फेडरल एजेंट बैठा है वो असली नहीं है, वो दूसरों का भेजा गया है। असली फेडरल एजेंट तो अब हमारे पुलिस स्टेशन पहुंचा है। ये सुनकर लाना के यूनिस ने फौरन दूसरे आदमी के ऊपर गन पॉइंट कर दी। उस आदमी ने भी कार की स्पीड बढ़ाते हुए इस कार का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की। एक्सीडेंट करवाने में वो आदमी कामयाब भी हो गया और इस चक्कर में दोनों को बहुत बड़ी चोट आई। यह आदमी नहीं चाह रहा था कि एलेना एयरपोर्ट तक पहुंचे। एक्सीडेंट के बाद का जब सीन हमें दिखाया गया तो उस आदमी ने अभी भी एलेना का गला पकड़ा हुआ था। एलेना अपना गला उसके हाथों से छुड़वाती है और फिर अपने गन से उसे शूट करते हुए वहां से बाहर निकल आती है। या ईथन मार्को बिगेने पर उसके सूटकेस को लेन की कार्गो के पास लेकर जा रहा था। यहाँ हम देखते हैं कि मार्को ने अब उस आदमी से कांटेक्ट किया जो उस बैग को कार्गो तक ईथन के साथ लेके जा रहा था। उसने इस आदमी से कहा अब तुमने आखिरी काम कर रहा है। वो आखिरी काम था ईथन को मारने का। ये सुनते ही उसने पीछे से ईथन के ऊपर गन पॉइंट कर दी लेकिन शुक्र था कि सामने एक शीशे में ईथन ने ये सब देख लिया और उल्टा उसी के ऊपर वार कर दिया। इन दोनों की यहाँ लड़ाई चलती रही और इस सब में उसने बार बार ईथन को गोली मारने की कोशिश की लेकिन एक मरतबा गोली के बैक चलने की वजह से बहुत ही मारा दिया। मुझे यह फायदा उठाते हुए ईथन ने फौरन इसका मोबाइल लिया और अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश की लेकिन इसकी वाइफ बिजी होने की वजह से फोन नहीं उठाती। अब वो अपनी वाइफ को छोड़ते अपने दोस्त को कॉल करके बताते जाएगा उसकी वाइफ की जान खतरे में है और ये मैसेज रखकर उसका दोस्त उसकी वाइफ को दिखा देता है। ये देखते ही नोरा बार बार अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी लेकिन उसका फोन तो लॉकर में था। एक वक्त पे हम देखते हैं कि अलाना भी अब एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। उसने पूरे एयरपोर्ट को आधे ही सीज कर दिया जबकि यहाँ कार्गो के पास अब मार्को आ चुका था और आधे ही वो ईथन को शूट कर देता है लेकिन शूट होने के बावजूद ईथन भाग रहा था क्योंकि गोली सिर्फ उसकी टांग में लगी थी। यहाँ पे मार्को ने ईथन से कहा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा बस तुम मुझे मेरा सूटकेस दे दोगी। देखकर ईथन नीचे आया और उसने सूटकेस पर ही आराम से मार्को के हवाले कर दिया। देखने को मिला कि अलाना भी ईथन का पता पूछते पूछते कार्गो तक पहुंच गई थी। अलाना जब तक ईथन के पास पहुंची तो ईथन उसी धक्का देकर बाहर की तरफ हाथ लबाव से जाती हुई ये बता दिया कि मेरी वाइफ की जान खतरे में है, मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। जाने से पहले उसने मार्को का स्थाना होलिया भी उसे बता दिया। यहाँ अब देखने को मिला कि नूरा भागते हुए वाकिंग एरिया तक आ गई थी और अब उसे मारने के लिए यह राई भी आ चुका था क्योंकि उसने सभी मोबाइल हैक किए थे और उससे पता चल गया था ईथन ने नूरा को सब सच बता दिया है। इससे पहले कि वो नूरा को मार देता पीछे से ईथन आ जाता है। अब राइली भी गोली चलाने ही वाला था लेकिन इससे पहले ही हमें एक गन शूट की आवाज सुनाई दी और राइली गिर गया। देखने को मिला वो आदमी जो कि सूटकेस लेकर प्लेन तक जा रहा था जिसकी मौत हो गई थी उसके भाई को राइली ने बंदी बनाकर रखा हुआ था
और उसी ने लाइली को मारा था। ईथन उस आदमी को देखकर ही समझ गया कि जरूर उसी लड़की का भाई है जिससे ब्लैकमेल तय की माँ को अपना काम निकलवा रहा था। और अब ईथन ने उसे सच सच बता दिया कि तुम्हें बचाने के चक्कर में तुम्हारे भाई ने अपनी जान दे दी है। ने सुनकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। अभी भी मसले हल नहीं हुए थे। ईथन को अभी भी जाकर मार्को को किसी तरह रोकना था। उसे किसी भी तरह रोकना था कि मार्को प्लेन में ना बैठी। लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि मार्को प्लेन में बैठ चुका था। यहाँ में पता चला कि ईथन ने एक अच्छा काम भी किया था। मार्को के सूटकेस के ऊपर एक नया स्कैनिंग स्टिकर लगा दिया था ताकि उस नंबर को जैसे ही वो ट्रैक करे तो उसे पता चल जाए कि मार्को इस टाइम कहाँ पे है। जब उस सूटकेस को स्कैन किया गया तब ईथन को पता चल गया कि मार्को प्लेन में पहुंच चुका है। वो जल्दी से अपने बाइक से कहता है जाओ एयरलाइन डिपार्टमेंट के अंदर और उस प्लेन को टेक ऑफ होने से मत रोकना। मैं जल्दी से जाकर ईथन को रोक लूंगा। अगर प्लेन टेक ऑफ ना हुआ तो जरूर मार्को उस बम को वहीं पे ब्लास्ट करवा देगा। मैं उसे डिफ्यूज कर सकता हूँ, ये बात मैं जानता हूँ। डोरा भी यही बात जाकर फौरन अलारा को बताती है जो कि उस प्लेन को टेक ऑफ होने से रोक रही थी। उस प्लेन को टेक ऑफ होने दो। अगर वो प्लेन टेक ऑफ ना हुआ तो मार्को उस बम को एक्टिवेट कर देगा। लेकिन ईथन गया है प्लेन में, उसे बम भी एक्टिवेट करना आता है, वो सब संभालेगा। उसे पहले भी ये किया है। देखते कमला की ईथन भी टाइमली प्लेन की कार्गो में पहुंच गया था। प्लेन भी टेक ऑफ कर चुका था और अब ईथन सूटकेस को खोलकर उस बम को डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसने वो सूटकेस खोला मार्को को इस चीज की खबर हो गई और वो जान गया कि जरूर प्लेन के अंदर ईथन ही आया है। अपने मिशन को बचाने के लिए मार्को भी आ जाता है कार्गो के अंदर। यहाँ ही मार्को ने अब ईथन को रोकने के लिए उसके ऊपर गोली चलाई। गोली इस मरतबा ईथन के पांव पे लगी और उसके बाद अपने बैग को लेने के लिए आगे बढ़ा। बैग इस टाइम फ्रीजर में था। उसे जैसे ही खोला उस बैग को तो देखा बॉम्ब के अंदर वो केमिकल नहीं था जिस केमिकल से हर चीज तबाह हो जाती है। देखने को मिला कि केमिकल इस टाइम ईथन के हाथ में था। गोली चलने की आवाज से यहाँ पायलट को भी पता चल गया कि प्लेन के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास वेपन्स है। इसलिए उसने दोबारा प्लेन को एयरपोर्ट की तरफ ही मोड़ दिया। और यहाँ ईथन ने एक चालाकी की। खड़े होकर जल्दी से उसने मार्को को फ्रीजर के अंदर धक्का दिया और केमिकल को भी फ्रीजर के अंदर फेंक कर उसने फ्रीजर बंद कर दिया। केमिकल वहां पर फट गया। इस केमिकल ने मार्को का पूरा खून एक ही मिनट में खुश्क कर दिया था और वो कहीं पे मर गया। और ऐसे ही ईथन का मिशन सक्सेसफुल हो गया। उसने पूरे 2000 लोगों की जान बचा ली। प्लेन के वापस लाइन कहते ही बहुत सी पुलिस इस प्लेन के पास आ चुकी थी। साथ ही अलाना भी। पुलिस ने ईथन को भी पकड़ लिया था लेकिन अनैना जो सबसे जानती थी कि ईथन ने ही सबको बचाया है वो ईथन को छोड़ने का कह देती है। और ईथन जाती सबसे पहले अपनी वाइफ से बताएं। वो भी क्लास में हमें पता चलता है कि मार्को एक रशियन ऑफिसर को मारने के लिए ये सारा काम कर रहा था लेकिन अब सबकी जान बच गई थी। इसी ये सब शक्लों से क्रिसमस मनाते हैं। और कहानी